दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, अभी अभी जो न्यूज़ मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के गुजरात में रैली पर पत्थर फेंके। मनोज तिवारी जी की भविष्यवाणी सच हुई कि अरविंद जी पर अटैक हो सकता है। ये आखिर पत्थर कहाँ से है कि कश्मीर वाले लोग यहाँ पर आ गए क्या पत्थरबाजी करने के लिए, या वहीं से कुछ सीखा है इन्होंने? ये कौन है? आप ये ध्यान से देखिए कि सत्येंद्र जैन जी अंदर है। हमारी पार्टी की तरफ से कोई मुजाहरा नहीं है, हम लोग नहीं सड़कों पे आते, वो अंदर है, उन्हें साबित करना है। हमारे कई मिनिस्टर ये ले जाते हैं। जब इनका कोई अंदर होता है तो ये सड़कों पे उतर आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। आखिर ये गुंडे हैं कौन? कौन भेजता है इन्हें? कौन सिखाता है इन्हें? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये कट्टरता आती कहाँ से है? आप वाले कट्टर नहीं है, आप वाले यथार्थवादी हैं। वो देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं आप अच्छी लगेगी वो छोड़ देंगे, क्योंकि हमें समाज को सुधारना है। सुधार में ये ज़रूरी होता है कि आप कट्टर ना बने। आपके कैंडिडेट जो लोग हैं वो कट्टर नहीं हैं। वो जो कट्टर हैं वो कैसे हैं? देखिए, एक एमएलए चुना जाता है, उसके 100-200 करिंदे बनते हैं, 100-200 के घर बनते हैं। फिर उसके बाद उनकी रोटी चल रही होती है उन लोगों से, क्योंकि वो उनके करिंदे हैं, उनसे तनख्वाह मिलती है उनको। उसके बाद उनके नीचे आइए रिश्तेदार, ये वो फलाना ढिकाना, करते 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 एक मोहल्ला इंचार्ज पैदा हो जाता है। जब मोहल्ला इंचार्ज पैदा हो जाता है वो उस पार्टी के लिए काम करवाता है, लोगों से, मोहल्ले वालों के काम करवाता है और उनसे कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देता है और वो कट्टर बन जाता है। यहीं से रिश्वतखोरी का जन्म होता है। आपकी खूबसूरती ये है कि इसके कट्टर कार्यकर्ता है ही नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं, वो ले ही नहीं कुछ सकते, ना उन्हें लेना आता है। जो फाउंडर मेंबर्स थे ना वो रिश्वतखोर थे, ना रिश्वत देते थे ना रिश्वत लेते थे। उल्टा लोगों की निगाह में वो पागल थे। पंजाब में भी यही सब कुछ हो रहा है। इसके खिलाफ जंग चल रही है, लगातार लड़ाई चल रही है। और आप ध्यान से देखें, जब से पंजाब सरकार आई है तो गैंगस्टर्स निकल कर आ गए हैं और कई माफियाज आ गए हैं। काफ़ी कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग जिनका कहीं ना कहीं से गुजारा चलता था, अब गुजारा नहीं चल रहा। ये गैंगस्टर पैदा ही पॉलिटिकल लोगों की तरफ से होते हैं जिनको सपोर्ट होती है। ऐसे कोई बदमाश कैसे पैदा हो सकता है किसी समाज में? ऐसे पत्थरबाज कहाँ से आ सकते हैं जब तक सपोर्ट ना हो उन्हें? ये तो वाकई ही डाउटफुल है। सोचने वाली बात है। अगर आप सोचिए कि हमारे समाज की संरचना कैसी की गई है, तो आपको पता लगेगा कि हमारे जो पुराने पॉलिटिकल सिस्टम थे या जो रिवायती पार्टियों के सिस्टम थे उसमें ये सब चलता था। अब लोग नहीं इसे अच्छा समझते और ये कट्टरवाद एक ऐसा कट्टरवाद है जो पनपता रहा। अब ये नहीं पनप पा रहा, जिस वजह से हो रहा है सारा कुछ। पंजाब में बड़े बड़े सिस्टम्स ऐसे टूटे, जैसे यहाँ पर हमारे हर हफ्ते सब्जी मंडी लगती है, सातों के 7 दिन उन सब्जी मंडी वालों से 250-250 लिया जाता था। किस चीज़ का लिया जाता था पता नहीं, मगर आपके आने के बाद वो बंद हो गए। ये कहाँ जाता था पैसा जो इकट्ठा करता था? वो कहाँ गया? वो करिंदा क्या करेगा? यही एक सबसे बड़े सवाल आ रहे हैं कि उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी। आपने पूरे देश में ऐसा सिस्टम नहीं देखा होगा जो पंजाब में देखा है। आप बस स्टॉपों पे जाएंगे, छोटे छोटे बस स्टॉप्स पर जाएंगे, वहाँ पर लोग खड़े हैं प्राइवेट बसों के लिए, आपको बसों पे चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि सरकारी बसों में भी वो चढ़ाते हैं और उसके लिए बस वालों से 10 रुपये लेते हैं। बड़ी अजीब सी बात है यार। बस पे पैसेंजर ने चढ़ना है, ठीक है, चढ़ाना बस वाले ने है, वो मीडिएटर्स हैं, 10 रुपये लेते हैं, चढ़ा देते हैं। कल अगर ऐसा कोई सिस्टम आता है, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो वो क्या करेंगे? एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट खड़ी कर दी यहाँ पर, अजीब सी, जो बड़ा एक अलग सा नज़ारा पेश करती है। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे बाहर से आकर तो आपको पता लगेगा। अब एक दोष आप पार्टी पे ये लगाया जा रहा था पीछे, हम पहले बता दें कि हम आपके तब तक समर्थक हैं जब तक आप अच्छा काम और ईमानदारी से कर रही है। वो वाकई यहाँ पर ईमानदारी से काम कर रही है। यहाँ से मैं मुद्दे से आपको थोड़ा अलग लेकर आया हूँ। पीछे आज चूँकि गुजरात का इलेक्शन कल परसों वोटें पड़नी है, इसलिए ये मैंने लेट वीडियो आपको दी है, ये पता करने के लिए जो गुजरात लोग गए थे वो कैसे गए थे। आम पार्टियों का अक्सर एक रूटीन होता है, वो अगर बाहर भेजते हैं
तो वो खुद भेजते हैं, खुद खर्चा करते हैं, खुद उन्हें खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर यहाँ पंजाब में उल्ट हो रहा था। पंजाब में जो भी गुजरात गए हैं वॉलेंटियर्स, वो अपना खर्चा करके गए हैं, अपना इंतज़ाम किया उन्होंने। वहाँ जाकर अगर कोई इंतज़ाम नहीं मिला तो किसी के यहाँ पर किसी के साथ रहे हैं, अपना खाया, अपना पिया, अपने कपड़े खुद धोए हैं, सब कुछ इंतज़ाम उन्होंने खुद किया है। ये आपको पचाएगी नहीं वैसे ये बात, पता कीजिए, आपको सच पता लगेगा। जब ये लोग वापस आए हैं सारे, तब हमने ये पता किया। अब दिल्ली भी जा रहे हैं, वो भी अपना खर्चा कर कर ही जा रहे हैं, ना कि कोई और खर्चा कर रहा है। ये गुजरात वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन यहाँ पर ये चल रही है। अब पंजाब गवर्नमेंट पे एक और भी आरोप लग रहा है कि इन्होंने एडवर्टीज़मेंट पे बहुत खर्चा किया है, ऐड के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं ये। हमारा काम बोलता है, ऐसे बोर्ड लगाया हुए। बात तो ठीक है, कोई सरकार बताने के लिए करती है, मगर इस खर्चे से कैसे बचा जाए। रवायती पार्टियों ने भी ऐसे सिस्टम चालू किए हैं कि यहाँ पर थानों के ऊपर तार वालों के बोर्ड लगे हुए हैं, थानों के ऊपर ब्रेड वालों के ऐड के बोर्ड लगे हुए हैं। आप बैरियर्स देखिए, जो पुलिस के बैरियर्स होते हैं, उसके ऊपर अलग अलग प्राइवेट कंपनियों की ऐड है, स्कूलों पे प्राइवेट कंपनियों की ऐड है। ऐसे लगता है कि एक सिस्टम ही क्रिएट कर दिया अभी, जब सरकारी डिपार्टमेंट जो है प्राइवेटों की धरोहर बन रहे हैं। अब इस ऐड से कैसे बचा जाए, मैं एक छोटा सा इसमें एग्जांपल देता हूँ। जितनी ट्रांसपेरेंसी काम में आती जाएगी, आपको ऐड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस ट्रांसपेरेंसी को कैसे लाएं, उसका तरीका ये है कि आपके 117 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, जिसमें 92 आपके एमएलएज़ हैं। अब उन एमएलएज़ के आगे पंचायती मेंबर भी आएंगे, काउंसलर्स भी आएंगे, अलग अलग आएंगे। आजकल आप ध्यान से देखें, एमपी में जुडिशरी भी लाइव आनी शुरू हो गई है, जो कि बहुत अच्छी लोकतंत्र की एक निशानी है। ये बहुत बढ़िया हो रहा है। इसी तरह से हमारे एमएलए यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। वो इवन देन लोगों के गलियों के काम भी करवा रहे हैं, क्योंकि उनको ये एमएलए की ड्यूटी लोगों को नहीं पता क्या होती है, तो उन्हें ही कह देते हैं, वो बेचारे आगे करवाते हैं काम। ठीक है, क्योंकि अभी काउंसलर्स वगैरह चुने जाने हैं। अब एक एमएलए की ड्यूटी क्या है, उसके पास क्या एरिया, ये लोगों को नहीं पता, उसे क्या करना है नहीं पता। वो चाहते ही हैं कि एमएलए हमसे मिला करे, हमसे बात करा करे, हम उसको बताया करें भी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना। जबकि कई ड्यूटियाँ काउंसलर्स की हैं। उसमें एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है बड़े आसानी से। एमएलए डेली 1 आवर, अगर उसके पास 40 काउंसलर्स हैं तो उसको वो डिवाइड कर ले, 2 काउंसलर्स का डेली 20 एरियाज़ हो जाते हैं एक एरिया इलाके में। तो वो बड़े ईज़िली अपने घर से बैठकर 1 या 1.5 घंटा लाइव, और उसकी गाड़ी, जैसे प्रेस वालों की गाड़ी जाती है वहाँ पूछती है लोगों से, लाइव हो गए, स्क्रीन वहाँ भी लगी हो, स्क्रीन वहाँ भी लगी हो, तो वो पब्लिक से वो डिफ़िकल्टीज पूछा करें, या पब्लिक को क्या काम है, नॉन पॉलिटिकल चीज़ें पूछा करें, मोहल्ले के संबंधी पूछा करें। काउंसलर उस एरिए के भी लाइव होंगे, वहाँ बताया जा सकेगा कि आपका ये काम है, वो काम है, ये काम नहीं हो रहा। लाइव पब्लिक अपनी मुसीबतें बताएगी, अपनी तकलीफ़ें बताएगी, जो सबसे बेहतर काम होगा। अब ये तो हुआ भाई कैसे काउंसलर्स और हमारे एमएलए अपना टाइम ऐसे डिवोट कर सकते हैं। अब एग्जांपल है, हमारे सीएम भगवंत मान जी हैं, वो चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, उनका एरिया धुरी है, काफ़ी दूर है, तो वो 1 घंटा आराम से लगा सकते हैं और वहाँ की तकलीफ़ें पूछ सकते हैं, और वहाँ पर बैठे बैठे उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। सड़कें कैसी बन रही हैं उसकी लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। आजकल तो ये सबसे ईजी सिस्टम है, होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। और दूसरा, एमएलए के पास सबसे बढ़िया एक तरीका होगा, उसको पता होगा कि मेरे पास बजट इतना आया है, वो हमें बताएगा भी इतना बजट आया, मैंने इतना बजट इस एरिया को दिया, इतना बजट इस एरिया को दिया है। उससे हमें पता लगेगा कि कितने पैसे काउंसलर ने कहाँ लगाए, कैसे लगाए, दूसरे ने उसी तरह के काम में कितने लगाए। एक ट्रांसपेरेंसी सी आ जाएगी, जिसमें कोई लुको छुपो नहीं रहेगा। हमारी राजनीतिक लेवल पे जो पैसे इधर उधर होते हैं वो नहीं होंगे। इवन एमपी भी इसमें एक बार ज्वाइन करना पड़ेगा, उन्हें भी बताना पड़ेगा सब कुछ। ये बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी। अगर पंजाब चालू कर दे तो
तो और स्टेटों को चालू करनी ही पड़ेगी। जैसे जुडिशरी आजकल मैदान में आ चुकी है, यही तो आइडियोलॉजी है हमारी पार्टी की। ट्रांसपेसी लाना, राइट टू रिजेक्ट लाना, राइट टू रिकॉल लाना, जो कि बहुत ज़रूरी है। पंजाब में आजकल प्रॉपर्टियों पे एनओसी बंद है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर काफ़ी बवेला मचा हुआ है। भी एनओसी क्यों नहीं खुल रही, क्यों नहीं खुल रही, वो किसी वजह से बंद होंगी, सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर्स, कहते आजकल रिश्वत बढ़ गई है। मैंने कहा कैसे? कहते पहले 10,000 देते थे, अब 30,000 हो गया है। मैंने क्या हो रहा है? कहते रजिस्ट्रियाँ बिना एनओसी के रिश्वत दे के हो रही हैं। इसमें दो सवाल होते हैं, आप रिश्वत दे रहे हो, क्यों दे रहे हो जब सरकार कहती है नहीं देनी, फिर भी आप करवा रहे हो काम। वो कहते हैं हमारी रोज़ी रोटी यही है, हम क्या करें, हमारे काम रुके पड़े हैं। उन्हें कौन समझाए कि जब भ्रष्टाचार और ईमानदार में लड़ाई होगी तो ठीक वही पोजीशन होगी जो समुद्र मंथन वाली पोजीशन है। जहर तो निकलेगा ही निकलेगा, जहर के बाद ही अमृत आएगा। और जहर रोकेगा कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर आज कौन है? वो पब्लिक है। पब्लिक को ही अपने कंठ में वो जहर रोकना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। वो जहर निकल रहा है, सिस्टम में निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ तो आपको देना ही पड़ेगा यार। अगर आप लोग ऐसे ही रिश्वत दोगे तो वो क्या कर लेंगे, वो आपको कैसे रोक लेंगे? 9 महीने में सरकार ने जो काम किए हैं वो वाकई ही अच्छे काम किए हैं। कुछ कमियां हैं, वो कमियां भी दूर होंगी। जैसे अभी हथियारों के ऊपर उन्होंने, प्रदर्शन के ऊपर जो फिल्में डालते थे लोग, उसके ऊपर बैन लगाया, तो एक बच्चे पे केस बन गया। अब जानबूझ के उन्होंने केस डाला है या क्या चक्कर है, उनकी समझ में नहीं आया ये क्या चक्कर है। ये तो बीच में हमारे ब्लैक शिप्स बहुत हैं हमारे अभी सिस्टम में, जिनका इन्हें पता करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो उस हथियारों के में भी एक हंसी मजाक ही निकल आया। अगर आज समझ लीजिए कि वो कहते हैं ये फ़ोटोज़ आपकी उतरनी चाहिए, वो तो इसलिए भी एक निशानी है, अभी लोग वहाँ से हट गए, आम आदमी ये काम नहीं करेगा। कल ये कहेंगे बॉलीवुड में भी तो ऐसे होता है, हॉलीवुड में भी तो ऐसे होता है। चलो हॉलीवुड बॉलीवुड को भी हमने संभाल लिया, फिर कहेंगे फलां जगह ऐसा, तो वो भी संभाल लिया। फिर कहेंगे फौज भी तो लेकर चलती है राइफलें। अरे भैया, सरकारें प्राइमरी स्टेप्स उठाती है और वो उठा रहे हैं, उन्हें उठा लेने दो प्राइमरी स्टेप्स और काम कर लेने दो। ओपोजिशन का जो नकारात्मक रवैया वो नहीं होना चाहिए, परंतु कुछ सकारात्मक रवैया पीछे आया ओपोजिशन में से। जैसे विक्रमजीत सिंह मजीठिया जी ने बताया भी, जो तहसीलदार और पटवारियों के पेपर हुए हैं उसमें ब्लूटूथ चला था। बहुत बढ़िया, उन्होंने अच्छा पॉइंट दिया, मगर वो सबूत नहीं दे पाए। मगर उन्हें कुछ पता था, वो बोले। अब उनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ा? गवर्नमेंट ने अपने सेल्स चालू किए, पता किया तो एक गिरोह पकड़ा गया। अब वो पटवारी और जिन्होंने ऐसे पेपरों के लिए पैसे दिए थे, उन सब पर केस आ गए। ओपोजिशन का रोल अच्छा